दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों के इस दौरे को आम आदमी पार्टी का गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज माना जा रहा है। दोनों थोड़ी देर में अहमदाबाद में गांधी आश्रम जाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे दोनों तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। दौरे के दूसरे दिन कल केजरीवाल सुबह 10:30 बजे स्वामीनारायण मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वो पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे। गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं। शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, बीजेपी जिस पिच पर बल्लेबाजी करके बेहतरीन शतक पे शतक लगाती नजर आती है, उसी पिच पर अरविंद केजरीवाल भी बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज कर चुके हैं, चाहे वो नेशनलिज्म हो या फिर धर्म और मंदिरों और बाकी जगहों पर जाकर उनके दर्शन करना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इससे पहले जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे तो वहाँ पर जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलता हुआ आम आदमी पार्टी को दिखाई दिया। और आज भी यही तिरंगा यात्रा जो है ये अहमदाबाद में निकाली जा रही है। तो अभी तक ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की पिच पर अगर आम आदमी पार्टी खेलेगी तो ऐसा ना हो कि कहीं जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है वो लूज हो जाए और जो कोशिश वो बनने की कर रही है वो भी उसके हाथ ना लगे। लेकिन अभी तक जो है ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखा रहा है कि अगर जीत रहे हैं तो इसका मतलब जो है फ़ायदा मिलता ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अभी तक ये जो प्रयोग है ये कहाँ किया गया है। ये पंजाब में किया गया है जहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की और दूसरी बड़ी पार्टी थी अकाली दल। बीजेपी का कोई बहुत बड़ा रोल वहाँ पर पंजाब में था नहीं। कोशिश उन्होंने की लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका। लेकिन अब जहाँ पर ये प्रयोग करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जब से बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है गुजरात में, तब से बीजेपी की ही सरकार बनी जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जो है यहीं से आते हैं, उन्हीं का गढ़ ये माना जाता है। तो मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने केजरीवाल भगवंत मान की जोड़ी कितना जो है चुनौती दे पाएगी, ये आज से हमें देखने को मिलेगा। कुछ आइडिया ज़रूर लग सकता है, पूरा अंदाज़ा ना लगे कि कितने जो है ज़मीन जो है आम आदमी पार्टी बनाती हुई गुजरात के अंदर दिखाई दे सकती है, जहां पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो है ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर लगातार बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। शारिक, 2 चीजें हैं शरद। पिछली बार भी अपनी किस्मत आजमाई थी आम आदमी पार्टी ने, जरा वो आप याद दिला दीजिए कैसा रहा था प्रदर्शन। और दूसरा, पंजाब में पंजाबी सीखने के बाद अब गुजराती में अगर हम आपसे बात करना चाहें तो उसके लिए आपको कितना वक्त चाहिए होगा? पिछली बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2017 में चुनाव हुए थे, आखिरी में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। कुल 29-30 हज़ार वोट ही आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो ये तो चुनाव लड़ा या ना लड़ा ये तो बिल्कुल बराबर ही हो गया, क्योंकि ये चुनाव की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि नगण्य है, क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी बड़े स्केल पर चुनाव लड़ने का मन तो बना रही थी, लेकिन जब से वो पंजाब हारे, उसके बाद दिल्ली में नगर निगम चुनाव हारे, तो उसके बाद से गुजरात जो है बहुत ही बेमन के साथ जो है ये लड़ा गया था। तो इसीलिए जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पे जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन शारिक, मैं हमेशा कहता हूं कि हर चुनाव अलग होता है और हर चुनाव अगर ये अलग है कि पिछली बार पंजाब में हार गए थे, इस बार पंजाब में जीत गए हैं, तो हर चुनाव ऐसे भी अलग है कि पंजाब में जो मुकाबला था वो कांग्रेस से था, जो कि इन दिनों बहुत ही कमजोर पार्टी बताई जाती है चुनाव लड़ने के हिसाब से, और यहाँ पर मुकाबला है बीजेपी से, जो इलेक्शन मशीनरी की उस्ताद मानी जाती है। शरद, अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी अब 2 राज्यों में सरकार है। ऐसे में अब उन्हें कोई हल्के में नहीं ले सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए अब तो अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे तो देश में सबसे बड़ी पार्टी, अगर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री किसी के पास हैं तो वो बीजेपी है, और दूसरे और तीसरे नंबर पे आप देखें तो अगर 2 मुख्यमंत्री किसी पार्टी के पास है तो या तो कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है। तो इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके पास 2 जो रीजनल पार्टी होते हुए 2 जगहों पर जो है अपनी सरकार चला रही है। तो हल्के में तो उसको नहीं ले जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि हर चुनाव अलग होता है और आम आदमी पार्टी के पास अभी उतना बड़ा संगठन देखने को नहीं मिला है जितना बड़ा संगठन अभी भी
कांग्रेस के पास हो सकता है। बेशक वो चुनाव पे चुनाव जरूर हार रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही बड़ी पार्टी हैं और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि संगठन नहीं है। संगठन है लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो आम आदमी पार्टी को अभी अपना संगठन खड़ा करना है और संगठन खड़ा करके वो कितनी जमीन जो है कांग्रेस से छीन पाएगी, क्योंकि अब यहां पर मुकाबला जो होगा गुजरात में होगा या हिमाचल में होगा, ये सीधा मुकाबला होगा बीजेपी से, क्योंकि यहां पर सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में जो है कांग्रेस है। तो कांग्रेस का कितना स्पेस आम आदमी पार्टी ले पाएगी और उससे आगे बढ़कर कितनी चुनौती जो है बीजेपी को दे पाएगी, ये हमें अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। और आपने पूछा कि गुजराती सीखने में कितना समय लगेगा, तो थोड़ा सा जैसे जैसे समय बीतेगा तो पता लगेगा कि जितना चुनाव कवर करने को मिलेगा उसी हिसाब से गुजराती सीखनी पड़ सकती है। शुक्रिया शुक्रिया शरद, आप वहां हैं और हम तक ये खबर ला रहे हैं, तो हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से वहां की रणनीति और आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर जो आपने बताया उसके लिए आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बुजुर्ग बीमार महिला की मौत के बाद शव वाहन नहीं दिए जाने के मामले में सीएमएचओ का सरकार ने तबादला कर दिया। सीएमएचओ ने शव के लिए गाड़ी या ऑटो का इंतजाम कराने की बात कही थी, जो खबर एनडीटीवी पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। आपको बता दें, एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी 4 बेटियों को चारपाई पर रखकर अपनी मां का शव नंगे पैर अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाना पड़ा था। इससे पहले बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद यह खबर सुर्खियों में थी। ये कह रहा हूं, एम्बुलेंस नहीं मिल सकती इनको ले जाने के लिए यार यहाँ पे क्या? यहां आपको बता दें, ये वही तस्वीरें हैं जिसमें आप उनकी 4 बेटियां अपनी मां के शव को खटिया पर डालकर 10 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल से घर ले गई। तो उसके बाद जब सीएम उनसे पूछा गया, जो वहां के मेडिकल अधिकारी थे, तो उन्होंने इस पर लेकर बड़ा ही असंवेदनशील बयान दिया था सीएमएचओ ने। अनुराग, इसके कई पहलू हैं। क्या यह कहा जाए कि कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से हो रहा है? सीएमएचओ जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर वाहन ही सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो भी क्या कर लेते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शारिक। जिस तरह से सिर्फ एक अधिकारी का आप तबादला कर दीजिए, हालांकि उनका बयान भी बहुत असंवेदनशील था और इसी के फलस्वरूप नरेंद्र नाथ मिश्र अब ये नए सीएमएचओ होंगे रीवा के। और जो डॉक्टर बीएल मिश्र हैं, मेडिकल विशेषज्ञ हैं, उन्हें जो नई पदस्थापना मिली है वो जिला चिकित्सालय रीवा में जो मेडिकल विशेषज्ञ का एक खाली पद था, वहां पर वो अपनी सेवाएं देंगे। तो एक तरफ तो उनका असंवेदनशील बयान है, जहां वो ये कहते सुने जाते हैं कि हम तो व्यवस्था कर ही रहे थे, सब वाहन तो पूरे जिले में नहीं है, तो हम ऑटो में या बाकी की चीजों में व्यवस्था कर रहे थे। तो क्या किसी शव को आप ऑटो में, कचरा गाड़ी में ये ले जाना गरीबों की नियति होगी? एक सवाल तो यहाँ बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दूसरा सवाल भी जो आपने पूछा है वो बिल्कुल, कल भी हमने जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री से ये पूछा था कि कई सारे अस्पताल हैं जहाँ पर शव वाहन नहीं है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो गोलमोल जवाब उसका देते हुए नजर आए। और जबकि हमने पहले भी बताया कि किस तरह से इस बार बजट में मध्य प्रदेश में लगभग 29% बजट बढ़ा है स्वास्थ्य विभाग का और लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बजट है। और ऐसे में जो तमाम जिला अस्पताल हैं, लगभग 52 या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या अलग अलग तरीके से टाई अप किया जा सकता है, क्योंकि शव वाहन अगर न हो तो फिर ऐसी तस्वीरें ही दिखती हैं कि कभी कोई साइकिल पर मजबूर बाप लेके जा रहा है, कभी कोई गोद में अपने बच्चे को के शव को लेके जा रहा है, कभी कोई चारपाई में लेकर के जा रहा है। और ये पहला दूसरा वाकया नहीं है, लगातार इस तरह की कड़ी है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें जब हमने दिखाई हैं, तो लगातार जिले के सुदूर इलाके हों, तहजिला, ये तो जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां ये हाल है। और रीवा एक बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, वहां ये हालत है। शारिक, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो उस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो उनका बयान था वो भी काफी असंवेदनशील था। लेकिन अगर सरकार ने एम्बुलेंस या शव वाहन उपलब्ध ही नहीं करवाए हैं, तो ऐसे में जो मेडिकल अधिकारी हैं उनके लिए उसका इंतजाम कर पाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। क्या समस्या है माता जी इनको? क्या हो गया है? तो एम्बुलेंस के लिए पैसा। दूसरी खबर भी मध्य प्रदेश से ही। सरकार के पास बजट नहीं है। कोरोना काल में जिन अस्थायी डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को ने लोगों को बचाया था, अब उनके लिए पैसे नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बजट न होने का हवाला देते हुए कोरोना काल में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों सहित कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है।
ऐसा उस राज्य में जहां डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जब अपने वाले किसी को टोकना पसंद नहीं करते हैं, हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, हम उस समय यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले जब सेवा का टाइम था तब हमसे सेवा ली गई और उसके बाद हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। जो हमारे पास रोजगार था उसे सरकार ने छीन लिया गया है। 8,000 परिवार में यदि एक व्यक्ति के परिवार से 5 लोग भी जुड़े हैं तो ये शासन सुन ले इस चीज को कि बहुत बड़ा असर होगा इसका। सर पे कफन बांधकर कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी हमारे MBBS भाई थे और जो लोग काफ़ी हद तक थक के चूर हो चुके थे कोविड के इस कठिन समय में, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया। 31 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में रखे गए अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ घर पर बैठ गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आया ये आदेश साफ कहता है कि इनके मानदेय के लिए बजट नहीं है, ऐसे में इनकी सेवाएं समाप्त होती हैं। शरीर पर सफेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप, साथ में ढेर सारी फिक्र। चंचल शर्मा कोरोना काल में अस्थायी चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किए गए। 31 मार्च 2022 उनके काम करने का आखिरी दिन था। भारी मन से इस अस्पताल से घर की तरफ जा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ था कोरोना काल में और सब लोग सेवाएं दे रहे थे, और आज की डेट में जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं उस तरीके से हम लोगों को अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संविदा में हम लोगों को नियुक्त किया जाए और सरकारी विभागों में हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ऐसे समय में जब लाशों को हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं था, डॉक्टर सर्वेश नागर ने आयुष चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं आगर जिला अस्पताल को दी, लेकिन अब उनके पास काम नहीं है। ये टीस तो हमको पैदा कर रहा है कि हमने जिस परिस्थिति में काम किया है उसके बावजूद इन्होंने हमारे इस काम की कदर नहीं समझी और आज हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। परिवार जो है परेशानी में है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। पहली लहर से लगातार राधेश्याम मालवीय सैंपल ले रहे थे। अब अस्पताल में भीड़ नहीं है और उनके पास नौकरी नहीं है। 31 मार्च को भी सैंपल बूथ में बैठे रहे, अब नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे काल में काम किया है जब कोई व्यक्ति घर से निकलना पसंद नहीं करता था। ये सफ़ेद वर्दी जो पहनी हमने, कोट पहना है, ये एक सफ़ेद कफन का रूप था। 2 बजे तक सैंपल कलेक्शन करता था। 2 बजे के बाद यहाँ से सैंपल की गाड़ी में भोपाल जाता था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि यार मेरा बेटा वहाँ कोविड में क्या मालूम क्या हो। फिर भी एक उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने टाल दिया। और आज अगर ये हम कोविड स्टाफ अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए। सरकारी दलील भी सुन लीजिए। ये सुनिश्चित पहले से ही किया गया था कि जितने स्टाफ की हमें उस समय जरूरत थी उनको रखा गया था, उसका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। ये हालात उस राज्य में जहां 21 घंटे 52 मिनट में ही 2,79,00,000 रुपए का बजट मंजूर हो जाता है, वो भी तब जब 2022-23 में राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है। बावजूद इसके सरकार ओंकारेश्वर में सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर 370 करोड़ रुपए खर्चने, महाकाल मंदिर के विस्तार में 700 करोड़ रुपए से अधिक लगाने, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया जहाज खरीदने, सीएम के काफिले में 5 नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों और मंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा लाने की योजना बनाती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधीन डॉक्टरों के 8,717 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 4,042 पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तो 3,618 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,995 पद खाली हैं। जहां 10,380 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट है, यानी हर शख्स की सेहत पर सालाना सरकारी खर्च लगभग 1,428 रुपए मात्र है। 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कहना है कि इन चिकित्सा कर्मियों को 89 दिनों की सेवा शर्त पर रखा गया था। अब जब बजट नहीं तो सेवा खत्म, तर्क वाजिब है। लेकिन हमारे हुक्मरान जब खुद पर खर्च करने की बात आती है और जिस जनता के पैसे से सरकारी तिजोरी भरती है उसे खर्च करने में गुरेज नहीं करते और जनता के नाम पर ठन ठन गोपाल बन जाते हैं, तब सवाल उठते हैं, और ये सवाल गैर वाजिब नहीं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यूपी पुलिस ने मेरठ में एक मीट फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री के मालिक सूबे के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी हैं। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री से जुड़े 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री है, वहाँ प्रोसेसिंग का काम चल रहा था और इसकी जानकारी मिली थी पुलिस को। 1-2 दिन से गोपनीय सूचनाएं आ रही थी, सारी पूरा इंटेलिजेंस इकट्ठा करके और इसमें कल रात में रेड करी गई। तो वहाँ पे लगभग 24 टन जो फ्रीजर था उसमें मिला, उसकी पैकेजिंग की जा चुकी थी और साथ में लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल है वो भी मिला था। और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया मौके पे, सब लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। बिल्कुल अनाधिकृत रूप से ये चल रही थी फैक्ट्री। इसमें FIR पंजीकृत की गई है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है। शेष अन्य बचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रस्तावित है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, आखिर प्रशासन के नाक के नीचे यह अवैध मीट फैक्ट्री लंबे वक्त से चल कैसे रही थी, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल शारिक, ये मीट फैक्ट्री 2019 में सील कर दी थी MDA ने और तब से सील थी, लेकिन अभी एक इनको सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से प्रोसेस किया जा रहा है मीट, तो इन्होंने वहां छापेमारी की। जाहिर सी बात है शारिक, भले ही पुलिस सामने आके कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं नेक्सस होता है, वरना एक सील फैक्ट्री में कैसे 2,40,000 किलो प्रोसेस मीट मिल जाएगा और कैसे वहां पर काम हो रहा होगा। जो सूचना मिली है लगभग 2 लाख किलो का प्रोसेस मीट बरामद किया है और वहां से 10 कर्मचारी जो है उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने और इन सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। जो इस फैक्ट्री में जो हादी याकूब है वो पूर्व सांसद मंत्री भी रह चुके हैं यूपी सरकार में, वो और उनका बेटा इमरान याकूब डायरेक्टर हैं इस फैक्ट्री में। और इस फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम चल रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि उस वक्त फैक्ट्री में थे। इसके अलावा इन सब पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। ये जो फैक्ट्री है शारिक, वो हापुड़ रोड के अलीपुर में है और इस फैक्ट्री की जो कंपनी है उसका नाम अल फहीम मीटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये फैक्ट्री है, जो 2019 से बंद है। और पहले भी याकूब कुरैशी के बारे में बताएं कि उन्होंने पहले भी कई विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। तो कई समय पर याकूब कुरैशी जो है मीडिया में काफी हाईलाइट रहते हैं। तो फिलहाल ये मामला एक अवैध फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग का है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरी पुलिस ने इस पूरे मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और जांच जारी है। शारिक, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान कच्चा मीट बेचने पर पाबंदी लगाई है। नगर निगम ने इस बारे में आदेश जारी कर अधिकारियों से इसका पालन करवाने को कहा है। इस आदेश के तहत 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आज से विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में धूमधाम से गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर जिले में इस मौके पर श्रद्धालु भव्य शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। रंग बिरंगे परिधानों से सजे लोगों को देखने के लिए भी भीड़ जमा हो रही है। इस भव्य शोभा यात्राओं में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। शोभा यात्रा में मराठी पारंपरिक नृत्य का आयोजन है जो सबका मन मोह रहा है। मुंबई से लेकर नागपुर तक भी सड़कों पर शोभा यात्राएं देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।